विद्यासागर की तो आगे बारे में थे लगभग बात तो जानो हो, फिर भी बात करी जाए कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820। 26 सितंबर 1820 जो इनका जन्म हुआ है, वो जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इनका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। बंदोपाध्याय। अगर इसके अलावा बात की जाए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो विद्यासागर की उपाधि मिली हुई है, ये किसने दी थी? तो जो विद्यासागर की उपाधि है, ये विद्यासागर की उपाधि कोलकाता के संस्कृत कॉलेज से मिली थी। कोलकाता के संस्कृत कॉलेज से, संस्कृत कॉलेज से इनको ये उपाधि मिली है। बात की जाए इनके पिता की, तो पिताजी का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय था और माता का नाम भगवती। माता का नाम भगवती। अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात की जाए तो ये नारी को शिक्षा देने के समर्थक थे। नारी को शिक्षा देने के समर्थक क्यों भाई? क्योंकि इनका मानना था कि समाज में जो कुरीतियां, जो बुराइयां अपने सामने आ रही हैं, उन सभी की जो अहम जड़ है वो माता है। क्योंकि किसी भी बच्चे को जो शिक्षा देने का पहला काम करती है वो उसकी माता करती है। इसलिए अगर नारी को शिक्षा मिली तो हमारे समाज में कोई परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए नारी शिक्षा के ये क्या रहे हैं? समर्थक रहे हैं। और लड़कियों के लिए इन्होंने एक विद्यालय खोला था। लड़कियों के लिए स्कूल कौन सा खोला था भाई? मेट्रोपॉलिटन विद्यालय है जो कोलकाता के अंदर खोला गया था। कहां पर खोला गया था भाई? कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन विद्यालय। बात की जाए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो अक्सर हम इनके बारे में एक बात पढ़ते हैं कि भारत में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था 1856 में। उस विधवा पुनर्विवाह एक्ट को लाने में अहम भूमिका किसी की रही है? वो किसकी रही है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि अपने भारत में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल शुरू हुआ था, और जो लॉर्ड डलहौजी है उनको किसका जनक माना जाता है? हड़प नीति का जनक माना जाता है। इसके अलावा व्यपगत का सिद्धांत, और भारत में यातायात का जनक भी किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। उन डलहौजी की पत्नी के बारे में इतिहास में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया, लेकिन जो डलहौजी है, उनकी वाइफ थी, उन्होंने भारत में एक चीज देखी थी कि भारत में जो विधवा महिलाएं हैं उनका जीवन बड़ा बुरा है, उनके हालात इस समाज में बड़े खराब है। वो पहली बार लॉर्ड डलहौजी के सामने एक प्रस्ताव रखती है और कहती है कि आपने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया, वो आपका सराहनीय कार्य था, कार्य अच्छा था, लेकिन आप जिन महिलाओं का कुछ भला करने की सोची थी उनका और भी बुरा हो गया। आज जिस समाज में वो रह रही हैं उससे अच्छा उनका मरना ही अच्छा था। क्योंकि अपने भारत में सबसे पुरानी समृति है मनु समृति, और मनु समृति किसी विधवा महिला के बारे में कहती है कि कोई भी विधवा महिला
सूर्य उदय के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि विधवा को अशुभ माना गया। किसी भी विधवा महिला को सर पर बाल रखने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा बात की जाए तो किसी भी विधवा महिला को सफेद वस्त्र के अलावा कोई कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, जिससे कोई आकर्षण की भावना किसी के मन में ना आए। किसी भी विधवा को पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे उनके मन में कामुकता न आए। और किसी भी विधवा को रहने के लिए घर का एक कोई कोना जहां पर कोई न देख सके और सोने के लिए कोई प्रकार की चारपाई न मिलकर एक वहीं पर चटाई पर सोने का कार्य किया जाए। तो उनका मानना था ऐसा जीवन है, उससे अच्छा तो मरना ही अच्छा है। और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि भारतीयों के लिए कोई एक्ट लाया जाए, कोई कानून प्रस्ताव तैयार किया जाए, जिसके माध्यम से भारतीयों को कहा जा सके कि ये देखो ये कानून है, इसके माध्यम से विधवा विवाह होना जरूरी है। और इससे विधवा एक्ट बन जाए तो शायद जो विधवा महिलाएं हैं उनका भी जीवन कुछ अच्छा हो जाए। ये आवाज उठाई थी लॉर्ड डलहौजी की पत्नी ने। लेकिन 1856 में लॉर्ड डलहौजी तो चले जाते हैं और उनके स्थान पर नए गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग आकर इस प्रस्ताव को पारित करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सर्वप्रथम विधवा पुनर् एक्ट आया था। विधवा पुनर् जो एक्ट आया है वो कब आया था भाई? 1856। कब आया था भाई? 1856। किन के प्रयासों से आया था? ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। प्रयास किसके? ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से आया है। याद रखोगे, धारा 15 के तहत रोक लगाई गई थी। कौन सी है? धारा 15 के तहत रोक लगाई गई थी। भाई कहते हैं ना, किसी को नाम में ही कुछ ऐसा होता है, करता कोई और है, नाम किसी और को मिलता है। ऐसे ही कुछ हमें पहले भी देखने को मिलेगा। मैं कहूं कि प्रेस मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉक को कहा जाता है। पूरी की पूरी रूपरेखा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने तैयार करी थी और लास्ट में मौका किसको मिला? चार्ल्स मेडकॉक को। तो अपना अपनी बात होती भी, किसी को कुछ करने का फल मिलना ही होता है। तो उसी प्रकार याद रखोगे, ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से क्या मिली थी? विधवा पुनर् एक्ट आया था। और वैसे भी भारतीयों की सबसे बड़ी खासियत है, आपने कहावत चल रहा है, आपकी मान डाकण कौन बतावे? कोई कौन बताओ डाकण हो तो कि डाकण थोड़ी दा बता दीजो। आपनो तो कर्ण और मानो एक ही है। बोले जब अंग्रेजा है आप इन नफरत ही थी, अंग्रेजा ने आप कई काम में लिया ही को नहीं, फिर अंग्रेजा का कानून बनाया, आप अंग्रेजा का क्यों मानना? कड़ी ने कड़ा आपने व्यक्तियों को प्रभाव तो है। जब 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग रोक लगाई तो भी तो आप ही बोली ही कि प्रयास तो राजा राममोहन राय कहा, तो विधवा पुनर् एक्ट आयो तो प्रयास के कहीं ईश्वर चंद विद्यासागर का ही। तो बात ही ईश्वर चंद विद्यासागर की। एक और पढ़ ले वहां, ज्योतिबा फुले, जिनका नाम अच्छा है, शायद जानते भी अच्छा हो आप। अगली बात करते हैं ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले एक प्रमुख समाज सुधारक रहे हैं। अगर बात की जाए इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को। जन्म 11 अप्रैल 1827, सतारा जिला, महाराष्ट्र। सतारा जिला जो महाराष्ट्र में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अगर बात की जाए गांव की भी, तो इनका कुड़कड़ गांव था जहां पर इनका जन्म हुआ था। अगर बात की जाए ज्योतिबा फुले के पिताजी की, तो इनके पिता का नाम था गोविंद राव। गोविंद राव। जो गोविंद राव है, ये माली परिवार से थे। अक्सर फूल बेचने का काम, माली परिवार में जन्म, जो उस समय के शूद्र समाज में आया करता था। उस शूद्र समाज की बात की जाए जहां पर शूद्र समाज को शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं था, उसी समाज में जन्म हुआ है किनका? ज्योतिबा फुले का। और ये फुले नाम इसीलिए इनके नाम के आगे जुड़ा हुआ है।
तो जो ज्योतिबा फुले हैं उनका जन्म गोविंद राव के घर हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827। अगर बात की जाए मां का नाम तो चिमनाबाई। चिमनाबाई, जो चिमनाबाई है, ये चिमनाबाई इनका ज्यादा दिन तक पालन पोषण नहीं कर पाती है। जब ज्योतिबा फुले की एज 9 माह थी, उस दिन चिमनाबाई का देहांत हो गया था। इसलिए जो इनका पालन पोषण है वो क्या था? सुगुणाबाई ने। पालन पोषण किसने किया है? सुगुणाबाई ने। और ये सुगुणाबाई कौन थी भाई? तो ये सुगुणाबाई चिमनाबाई की बहन की पुत्री थी। चिमनाबाई की बहन की पुत्री थी सुगुणाबाई, जिन्होंने पालन पोषण किया। और उस समय इनके पास शिक्षा भी ठीक थी, क्योंकि ये अंग्रेज के घर नौकरी किया करती थी। और नौकरी भी उस समय दाई की थी। उस समय दाई की नौकरी किया करती थी कौन? सुगुणाबाई। इसलिए इनके कहीं ना कहीं मन में विचार था कि जो ज्योतिबा फुले हैं उनको एक अलग शिक्षा देकर तैयार किया जाए, और जो समाज में बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने का कार्य किया जाए। तो इसलिए जो सुगुणाबाई है, इनका प्रभाव सर्वाधिक किन पर देखने को मिलेगा? तो सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, वो मिलेगा, याद रखना, किसका? सुगुणाबाई का। इसके बाद जब इनकी मात्र एज 7 वर्ष हुई थी, उस 7 वर्ष की आयु में पहली बार इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। और जो गुरु मिले थे वो एक मराठी ब्राह्मण थे, विनायक राव जोशी। विनायक राव जोशी। और जो विनायक राव जोशी हैं, ये इनको गुरु मिले हैं, मराठी ब्राह्मण। कहीं ना कहीं आपके मन में एक विचार जरूर आएगा कि जब ये शूद्र था, मराठी ब्राह्मण इनको शिक्षा किस प्रकार दे सकते हैं। लेकिन याद रखना, ज्योतिबा फुले हैं, इनके मन में सीखने की एक बड़ी ललक थी, और उसको पहचान कर विनायक राव जोशी ने इनको शिक्षा देने का निर्णय लिया। लेकिन कहा जाता है ना कि जिस समाज में कोई पढ़ाई नहीं हुआ हो, उस समाज में सबसे पहले कोई विरोधी होता है तो वो परिवार ही हो जाता है। और जैसे ज्योतिबा फुले को पढ़ने के लिए भेजा और ज्योतिबा पढ़ने के लिए गए, तो उस समय की घटना है कि इन्हीं के समाज ने इनका विरोध करना शुरू किया कि जैसे काम ही फूल बेचने का था तो काम वही करना है, इनको पढ़ लिख कर कौन सा नौकरी लगना है, इससे अच्छा है इनको आपको कोई कलेक्टर नहीं बनाना है, घर ही रख लीजिए, इनको पढ़ाना भी नहीं। और इस प्रकार के समाज के तानों से परेशान होकर एक दिन गोविंद राव वापिस निर्णय लेते हैं कि ज्योतिबा फुले की शिक्षा को रोक लिया जाए। और ज्योतिबा फुले हैं, उनकी शिक्षा को रोक लिया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि इनका एक अच्छा दोस्त हो गया था, जो मराठी ब्राह्मण ही था, सदाशिव गोडसे। इनका एक दोस्त कौन हो गया था? सदाशिव गोडसे। सदाशिव गोडसे। ये सदाशिव गोडसे हैं, इनके एक अच्छे दोस्त हैं। एक बार की घटना है कि दोबारा इनके पिताजी को इनके समाज में बैठकर शिक्षा देने के लिए तैयार करने की कोशिश की गई, और वो भी 2 व्यक्तियों के द्वारा। और इनके कहने पर फिर से एक बार इनको शिक्षा लेने का मौका मिला। तो सदाशिव गोडसे साथ थे और ज्योतिबा फुले, दोनों 1833 में चर्च स्कॉटलैंड में एक मिशन था, उस मिशन में भाग लेने के लिए गए थे। और यहां पर दोनों दोस्त एक साथ जाते हैं, और यहां पर जाकर इनको पहली बार एक पुस्तक मिलती है पढ़ने के लिए। उस पुस्तक को पढ़ते हैं। पुस्तक का नाम है मानव का अधिकार। पुस्तक का नाम कौन सा भी? मानव का अधिकार। जो मानव का अधिकार पुस्तक है, ये थॉमस पेन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भाई? थॉमस पेन की। थॉमस पेन की पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़कर इनका जो जीवन है वही बदल गया था। पहली बार जो सामाजिक सुधार की
जो समाज में बुराइयों की वो जानकारियां कहीं से मिली थी, वो कौन सी पुस्तक है? मानव का अधिकार। किसकी है? थॉमस पेन की पुस्तक है। तो ज्योतिबा फुले सामाजिक बुराइयों का ज्ञान किस पुस्तक को पढ़कर प्राप्त करता है? मानव अधिकार नामक पुस्तक को। और ये वापिस आता है और एक मन में विचार ठानता है कि अगर जो भी व्यक्ति है वो सब ईश्वर की संतान है। व्यक्ति क्या है? ईश्वर की संतान है। तो फिर उसके साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? कभी जाति के नाम पर, कभी छुआछूत के नाम पर, कभी महिला पुरुष के नाम पर, कभी किसी विशेष वर्ण व्यवस्था के आधार पर। ये विभिन्न बुराइयां हैं, ये समाज में जन्म से लेकर चलती आ रही है। और जन्म में देने वाली जो माता है, अगर उसी को शिक्षा मिल जाए तो इन बुराइयों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। वो सर्वप्रथम आवाज उठाते हैं, और आवाज नहीं उठाते, सिर्फ नारी आंदोलन के प्रणेता बनते हैं। नारी शिक्षा देने के लिए आंदोलन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं घटती हैं। कुछ घटनाएं जिनमें मैं एक आध का जिक्र करना चाहूंगा। अगर पहली बात की जाए तो उस समय महाराष्ट्र की एक घटना है, जहां पर एक गुरुजी हुआ करते थे, लहूजी बुआ। लहूजी बुआ ये गुरु रहे महाराष्ट्र में, और इनका एक ही कार्य हुआ करता था कि महाराष्ट्र में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए क्रांतिकारियों को तैयार करना, और उनको शिक्षा देने का काम कौन करते थे? लहूजी बुआ किया करते थे। ये लहूजी बुआ भारत के पहले क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के के गुरुजी रहे हैं। किसके रहे? वासुदेव बलवंत फड़के के गुरुजी रहे हैं। तो जो लहूजी बुआ है, इसी लहूजी बुआ के पास ही शिक्षा लेने के लिए यहां पर दो व्यक्ति और जा रहे हैं, दो लड़के और जा रहे हैं। एक का नाम है सदाशिव गोडसे और दूसरे का नाम है ज्योतिबा फुले, और ये भी शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। एक बार कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले के मन में विचार आता है कि मुझे अब्राहम लिंकन की पुस्तक पढ़नी चाहिए। किसकी पुस्तक पढ़नी चाहिए? अब्राहम लिंकन की पुस्तक। ये लहूजी बुआ से कहते हैं कि गुरुजी मुझे पढ़ने के लिए अब्राहम लिंकन की पुस्तक चाहिए। और गुरुजी कहते हैं कि जब शाम को मैं घर चलता हूं तो उस समय मेरे साथ चलना, मेरे पास बहुत सी किताबों की पोटलियां हैं, उनमें से मैं निकाल कर दे दूंगा और आप पढ़कर मुझे वापस दे देना। तो गुरुजी के साथ ये उनके घर जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं, लहूजी बुआ आवाज लगाते हैं कि यामो मेरी किताबों की गठरी लेकर आ। और वो यामो 9 वर्ष की एक लड़की सफेद साड़ी के अंदर वो किताबों की गठरी उठाकर इनके सामने आती है। वो यामो कोई और नहीं थी, वो लहूजी बुआ की पुत्री थी, जिनकी शादी मात्र 9 वर्ष की आयु में कर दी गई थी। और शादी के 18 से 20 दिन के बाद इनके पति का देहांत हो गया था, जो आज उस विधवा विवाह के या उस विधवा वाली जो बुराई है उनका झेल रही थी। वो देखते हैं और ज्योतिबा फुले पूछ लेते गुरुजी से कि गुरुजी ये कौन है? वो बताती है। तो मन का विचार था कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले का, और उन्होंने कहा इनका विधवा पुनर्विवाह क्यों नहीं कर देते, इनका विवाह दोबारा कर देना चाहिए। और इस बात से आग बबूला हो जाते हैं लहूजी बुआ। लहूजी बुआ ने कहा कि जो संस्कृति, जो समाज, जो परंपरा चलती आ रही है, क्या उनको तोड़ दिया जाए? तो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ऐसा समाज, ऐसी रीति रिवाज, ऐसी परंपरा हमारे क्या काम की, जो एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार न देकर गला घोटने का काम कर रही हो। ऐसे व्यक्ति के, ऐसी परंपरा को मैं नहीं मानता। और अगर आप जैसे पढ़े लिखे जो शिक्षक हैं वो भी इस परंपराओं को मानेंगे तो इस देश के अंदर जो समाज में बुराइयां आ गई हैं उनको दूर करने का कौन काम करेगा? तो उन्होंने ये पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी और यहां से ये पुस्तक छोड़कर वो वापिस ही आ गए थे। वापिस आने के बाद मन में एक चीज को ठान लिया था, मुझे शिक्षा लड़कियों को देनी है, उनके लिए विद्यालय खोलना है। तो पहली बार भारत के अंदर अगर बात की जाए कि 1848 में पुणे महाराष्ट्र में 1848 में पुणे महाराष्ट्र में स्त्री विद्यालय खुलवाया था। 1848 में पुणे महाराष्ट्र में स्त्री विद्यालय खुलाने वाले कौन है?
तो कौन है भाई? ज्योतिबा फुले। लेकिन किसी भी विद्यालय को खोलने के लिए अच्छा बजट चाहिए, पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, और जहां पे पढ़ा रहे हो वो बिल्डिंग चाहिए, और इतना खर्चा इनके पास है नहीं। लेकिन इस समय इनकी सहायता करने के लिए एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम है तात्या साहब भिंडे। तात्या साहब भिंडे। जो तात्या साहब भिंडे है, इनकी खुद की बिल्डिंग थी जहां पर इनको विद्यालय चलाने के लिए दिया। 100 रुपए का उस समय दान दिया, और साथ में कहा कि मैं आपके कार्य से बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए प्रत्येक माह में 5 रुपया मेरी तरफ से और दान में होगा। आपको लगता होगा भाई 5 रुपए बहुत कम थे, उस समय कम नहीं है, याद रखना। और डूबते हुए व्यक्ति को तो तिनके का भी सहारा अच्छा होता है। अगर व्यक्ति को हार रहा है और ते हारते समय आप उसको जीतने का हौसला भी दे दो ना, तो भी जीत सकता है। और अगर आप देखोगे वो हार ही रहा है और हारते हुए इसके ऊपर आप हंस भी गए ना, तो वो हार जाएगा, वो टूट जाएगा। तो किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हारते हुए थोड़ी हौसला ही देना चाहिए, ये याद रखना है। तो तात्या साहब भिंडे ने इनकी सहायता की थी। इन्होंने विद्यालय तो खोल दिया। अब विद्यालय को चलाने के लिए खर्चा भी आ गया, लेकिन विद्यालय चलाने के लिए स्टूडेंट तो चाहिए, और वो भी लड़कियों के लिए खोला है, वो कहां से लेके आई जाए। सबसे बड़ी शर्म की बात थी कि इन्होंने जो लड़कियों के लिए विद्यालय चलाया था उसमें एडमिशन लेने के लिए कोई लड़की नहीं आई, क्योंकि उस समय बात भले ही हम वर्ण व्यवस्था की कर रहे हैं, वैश्य की, शूद्र की, क्षत्रिय की, ब्राह्मण की, लेकिन अकेले वैश्य और शूद्र ही इस बुराई से नहीं झेल रहे थे। भले ही बात ब्राह्मण और क्षत्रिय की जाए, वहां पर भी इस बुराई की जड़ है वो बहुत गहराई में जा चुकी थी। वो लोगों का भी मानना था कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और जो लड़कियों की शिक्षा की बात की जाए, वैदिक सभ्यता से चलती आ रही थी, उनको रुके हुए अब 1500 वर्ष के लगभग बीत गया। 1500 वर्ष से जो बुराई चल रही हो उनको खत्म करने की कोई कोशिश करे, उस व्यक्ति के ये तो पक्का है कि विरोधी तो बहुत होंगे। जैसे इन्होंने ये कोशिश की, कोई नहीं मिला, तो इन्होंने अपनी पत्नी को ही शिष्य बना लिया। और अपनी पत्नी, जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, सावित्रीबाई फुले। इनकी पत्नी कौन थी? सावित्रीबाई फुले। जो सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष की आयु में शादी की गई थी इसकी, सावित्रीबाई फुले को। और जैसे इन्होंने शिष्य बनाया, इनको शिक्षा देनी प्रारंभ की, सबसे पहले विरोध सावित्रीबाई फुले के समाज ने किया। जिस समाज में शूद्र समाज को शिक्षा देना ही नहीं माना गया, उस समाज की लड़की को शिक्षा देने का काम कर रहा है, तो बुराई तो होनी जरूरी थी। एक बार की तो कोई घटना है, 2 व्यक्तियों को मारने के लिए भेजा गया था, सावित्रीबाई फुले और उसके साथ में ज्योतिबा फुले को। और कहते हैं उस समय अंधकार का समय था और घनघोर बादल छाए हुए थे। अचानक उसी समय 2 व्यक्ति हथियारों के साथ पहुंचते हैं और ज्योतिबा फुले से ही मिलते हैं और पूछते हैं ज्योतिबा फुले का घर कहां पर है, उनसे हमें मिलना है। और ज्योतिबा फुले पूछते हैं उनसे, आपको ऐसा कौन सा जरूरी कार्य है जो उनसे मिलना है? तो वो ज्योतिबा फुले से बताते हैं कि उनकी हत्या करनी है। और ज्योतिबा फुले बताते हैं कि मैं खुद ज्योतिबा फुले हूं, अगर मुझको मारकर आपको खुशी मिलती है तो यहीं पे मार दिया जाए। और इस बात से प्रभावित उन दोनों ने वहीं पर हथियार डालकर इनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिष्य बन गए थे। शिष्य ही नहीं बने, बाद में इनके चलाए हुए विद्यालय के अंदर इनमें से एक ने तो टीचर का कार्य संभाला था, बाद में मास्टर रहा है जो बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो ज्योतिबा फुले है, इसने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षा देने का काम किया था। इनका विरोध और भी ज्यादा होना प्रारंभ हो गया था। यहां तक बताया जाता है कि सावित्रीबाई फुले को 3-3 साड़ियां अपने साथ में रखनी पड़ती थी। एक अक्सर विद्यालय में पढ़ाने जाते समय खराब होती, जो लोगों द्वारा उस समय कचरा, कीचड़ आदि से फेंकने की वजह से एक वहां जाकर चेंज करती, पढ़ाती, फिर वापस गिराती, एक और खराब होती। ये सबसे बड़ी समस्या थी, इसलिए स्कूल ड्रेस अलग ही रखी जाती थी।
बताती है, सावित्रीबाई फुले ने खुद लिखा है कि जितनी बार मेरे ऊपर ऐसा प्रहार हुआ, सिर्फ मैंने एक ही सोचा, ये भगवान का दिया हुआ कोई प्रसाद है, शायद इसी रूप में मिला है, मुझे लेना भी चाहिए, कभी तो इसके अच्छे दिन भी आएंगे। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने जब देखा कि ज्यादा ही विरोध होना शुरू हो गया है, सावित्रीबाई फुले की शिक्षा छुटा दी गई। लेकिन अपने मंजिल के लिए दृढ़ संकल्प था, इसलिए जो ज्योतिबा फुले हैं अपने घर जाकर शिक्षा देने का क्या काम किया करते थे। आगे चलकर ज्योतिबा फुले विद्यालय की शिक्षिका बनी। हम कहते हैं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन रही है? सावित्रीबाई फुले रही है। इसके अलावा इन्होंने पुणे के अंदर कुल 18 विद्यालय खोले थे। पुणे महाराष्ट्र में 18 विद्यालय किन्होंने खोले हैं? ज्योतिबा फुले ने कुल 18 विद्यालय चलाए हैं पुणे महाराष्ट्र में। और अगर बात की जाए कि इन्होंने देखा था कि विधवा की जिंदगी भी बड़ी बदतर है, इसलिए विधवाओं के लिए भी कुछ किया जाए। क्योंकि एक बार की इनकी घटना है कि ये दोनों साथ में जा ही रहे थे और अचानक इन्होंने देखा कि कोई एक विधवा लड़की है जो मरने के लिए जा रही है। उसे पूछा गया, भाई तू मरना क्यों चाहती है? और उसने वापस जवाब दिया था कि मेरा पति का देहांत हो गया, पीछे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं मरना ही चाहती हूँ, जी के करना भी क्या। और वो उस समय गर्भवती थी। उसको ये दोनों साथ लेके जाते हैं, उस काशीबाई को अपने पास रखते हैं और उस काशीबाई को एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है यशवंत। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के कोई पुत्र नहीं होता है, ये निसंतान थे। इन्होंने उसी पुत्र को गोद लिया था, यशवंत, जो काशीबाई का पुत्र था, आगे बढ़ाया था। इसी ज्योतिबा फुले ने बाद में विधवाओं के लिए आश्रम खोला था 1854 के अंदर महाराष्ट्र में। विधवा आश्रम 1854 भारत का पहला आश्रम है। भारत में पहला आश्रम खोलने वाले कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। कब खोला था? 1854 के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए 1873 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने लिए बड़ा ही काम का है, क्योंकि 1873 के आते आते एक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। कौन से समाज की? तो 1873 में सत्य शोधक समाज। कौन सा समाज चलाया भाई? सत्य शोधक समाज इन्होंने चलाया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन्होंने दुनिया के अंदर जो जातिवाद है, बुराइयां हैं, उनके लिए एक पुस्तक भी लिखी थी। और पुस्तक कौन सी लिखी थी? गुलामगिरी। बुक कौन सी लिखी है? गुलामगिरी इनकी प्रमुख पुस्तक है। आज अपने पढ़ा है भाई, एक तो पढ़ा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और एक पढ़ा है ज्योतिबा फुले। सबसे पहले बात की जाए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विद्यासागर की उपाधि कहां से मिली थी? कोलकाता के संस्कृत कॉलेज से। कहां से मिली थी? कोलकाता के संस्कृत कॉलेज से। अगर पूछ लिया जाए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का वास्तविक नाम क्या था? ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। क्या नाम था? ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। अगर पूछ लिया जाए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पिताजी का नाम क्या था? ठाकुर बंदोपाध्याय। क्या नाम था? ठाकुर दास बंदोपाध्याय। माता का नाम क्या था? भगवती देवी। क्या नाम था? भगवती देवी इनकी माता का नाम। इसके अलावा अगर बात की जाए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से कौन सा एक्ट आया था? विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था। कब आया था भाई? 1856। उस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। जब लॉर्ड कैनिंग की आई है, दो चार बातें हम बात कर लेते हैं। मैं कहूं कि ब्रिटिश कंपनी के अधीन रहते हुए अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइस राय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइस राय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछ लिया जाए भारत का अंतिम वाइस राय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम वाइस राय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय व अंतिम व प्रथम भारतीय कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये प्रश्न आपके किससे संबंधित बन सकते हैं? याद रखोगे तो ये बन सकते हैं अपने जो गवर्नर जनरल है उनसे संबंधित प्रश्न।